नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कई तीखे बयान दिए। सीएम योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है और यूपी की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ राजनीतिक दल लगातार सनातन संस्कृति, राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या जैसे मुद्दों पर गलत बयानबाजी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने वर्षों तक अयोध्या की पहचान और राम भक्तों की आस्था को कमजोर करने का काम किया। और योगी ने कहा कि जो लोग कभी भगवान राम को लेकर सवाल उठाते थे, आज वही लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने अपने भाषण में अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि आज वही अयोध्या विकास और आस्था का केंद्र बन चुकी है, जिसे कभी राजनीति का मुद्दा मानकर विवादों में रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में कानून का राज्य है और किसी भी तरह की अराजकता या भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने आपातकाल यानी इमरजेंसी का दौर भी जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस समय देश के लोकतंत्र को कुचला गया था और आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया था। योगी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को अपने हित के लिए इस्तेमाल किया, जबकि आज की सरकार जनता के हित में काम कर रही है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों में प्रदेश में गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले त्योहारों के समय तनाव की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब सभी पर्व शांतिपूर्वक और सुरक्षा के साथ मनाए जाते हैं। मुहर्रम के संदर्भ में भी सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हुड़दंग या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार सभी धर्मों के त्योहारों को सम्मान देती है, लेकिन शांति भंग करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। इस पूरे बयान के दौरान सीएम योगी का फोकस विकास, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत पर रहा। उन्होंने कहा कि यूपी अब नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां निवेश, विकास और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि आने वाले समय में यूपी देश का सबसे विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाथरस में दिया गया यह बयान आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। विपक्षी दलों की ओर से इस बयान पर पलटवार की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस सख्त और आक्रामक अंदाज ने यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव और तीखी बयानबाजी के दौर से गुजर रही है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में निर्वासन में रह रही हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने राजनीतिक भविष्य और बांग्लादेश वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान ने ढाका की सियासत से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा जो है वो तेज हो गई है। शेख हसीना ने दावा किया कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई किसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अवामी लीग को कमजोर करने और उसे राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हसीना का कहना है कि न्यायपालिका का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो इससे डरने वाली नहीं है। अपने बयान में हसीना ने यह भी कहा कि वो मौत से नहीं डरती और बांग्लादेश लौटने का उनका संकल्प मजबूत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि देश भर में अवामी लीग के समर्थन में अभी भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और कई स्थानों पर रैलियां भी निकाली जा रही हैं। उनके अनुसार जनता का एक बड़ा वर्ग अभी भी उनकी पार्टी के साथ खड़ा है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और शेख हसीना ने बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद देश में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और उसके प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे देश की मूल पहचान पर असर पड़ रहा है। और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए हसीना ने कहा कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य समुदायों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कई जगहों पर धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा है।
उनके अनुसार ये स्थिति बांग्लादेश की एकता और शांति के लिए खतरा बन सकती है। भारत में अपने निर्वासन जीवन पर बात करते हुए शेख हसीना ने कहा कि भले ही वो अपने देश से दूर है, लेकिन उनका दिल हमेशा बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के संपर्क में है और देश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हसीना ने साथ साथ ये भी कहा कि उनका पूरा जीवन बांग्लादेश की जनता के लिए समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। और इधर बांग्लादेश की राजनीति में एक तरीके से हालात तेजी से बदल रहे हैं। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में सत्ता परिवर्तन और नए नेतृत्व के उभरने के बाद देश की दिशा और विदेश नीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना का यह बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। उनका यह दावा कि वो जल्द वापसी करेंगी बांग्लादेश की राजनीति में नए संघर्ष और नई बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल शेख हसीना के इस बयान ने एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि उनकी वापसी की संभावना कितनी मजबूत होती है और देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत पाकिस्तान संबंध और ब्रिटिश संसद की, क्योंकि इस संसद में हाल ही में हुए एक विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान मूल की ब्रिटिश सांसद ज़ारा सुल्ताना के बयान और उसके बाद हुई कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया ने इसे और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। मामला तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश संसद में बहस के दौरान ज़ारा सुल्ताना ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें झूठा कह दिया और इस टिप्पणी को संसद के नियमों के खिलाफ माना गया और स्पीकर ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए अपनी बात वापस लेने को कहा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि उन्होंने अपने बयान पर कायम रहने की कोशिश तो की, तो उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया। उनके साथ एक अन्य सांसद ली एंडरसन को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब इस घटना ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के नियमों और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर नई बहस छेड़ दी है। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान की सांसद हैं जो पहले भारत पर हमला करते थे। ये लोग मुंह जुबानी भी, चाहे हथियारों से चाहे आतंकवाद की बात की जाए, ये लोग भारत पर हमला करते थे। अब ये हमला सीधा ब्रिटेन पर पहुंच गया है और कीर स्टारमर पर पहुंच गया है। अब तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। और भारत में इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो साझा किया और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तुलना भारतीय लोकतंत्र से की। उन्होंने कहा कि वेस्टमिंस्टर मॉडल में अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन होता है, जबकि भारत में कई बार संसद के भीतर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर कार्रवाई नहीं होती। रिजिजू ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में कई बार प्रधानमंत्री को कायर, सरेंडर और अन्य अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है, फिर भी सदन की कार्रवाई जारी रहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत को भी ब्रिटिश मॉडल की तरह सख्त संसदीय अनुशासन अपनाने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का मानना है कि संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त नियम जरूरी है, जबकि आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में असहमति और तीखे आलोचना की जगह होनी चाहिए। यहाँ पर तभी संवाद अच्छे से होता है, बस शर्त यह है कि मर्यादा के भीतर हो। ज़ारा सुल्ताना की बात करें तो वो ब्रिटेन की लेफ्ट विंग राजनीति से जुड़ी हुई नेता मानी जाती हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो पहले भी कई बार सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठा चुकी हैं और इस घटना के बाद एक बार फिर उनकी राजनीतिक शैली चर्चा में आ गई है। ये पूरा मामला सिर्फ एक संसद की टिप्पणी या संसद से निकाले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर भाषा और आचरण का संतुलन कैसे बना रहे। फिलहाल इस घटना ने भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसदीय परंपराओं को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ इसे अनुशासन का उदाहरण बता रहे हैं तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल के रूप में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में बहस और तेज होने की संभावना है, क्योंकि राजनीति में भाषा और मर्यादा का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की राजनीति की, क्योंकि एक बार फिर गर्मा चुकी है बिहार की राजनीति।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए और दावा किया कि राज्य की आर्थिक हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। तेजस्वी के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल बढ़ गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति चिंताजनक है और कई योजनाएं या तो रुक गई या तो बेहद धीमी गति से चल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नियमित बजट के बजाय अब आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल करने को मजबूर है, जो किसी भी राज्य के लिए गंभीर संकेत माना जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य का खजाना ठीक है तो फिर अचानक आपातकालीन फंड से करोड़ों रुपए क्यों निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और कहा कि विकास योजनाओं में पारदर्शिता की भारी कमी है। उन्होंने दावा किया कि कई परियोजनाओं में देरी हो रही है और आम जनता को उसका सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके अनुसार बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों पर सरकार की कार्यशैली बेहद कमजोर है और केवल कागजों में विकास दिखाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में वित्तीय संकट जैसी स्थिति बनती दिख रही है क्योंकि कई विभागों में फंड की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। और तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आंकड़ों और दावों का सहारा लेता रहा है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय राजनीतिक प्रचार में लगी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर समय रहते सुधार नहीं आया तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी वित्तीय फैसलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके। उनके मुताबिक पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना किसी भी राज्य का विकास संभव नहीं है। और विपक्षी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं की घोषणा तो करती है लेकिन उनका लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता। कई गरीब और जरूरतमंद लोग अब भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, जबकि भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बिहार के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इधर सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति नियंत्रण में है और विकास कार्य लगातार जारी है। सरकार ने यह भी दावा किया कि कई बड़ी योजनाओं पर काम हो रहा है और विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार अपने विकास कार्यों का बचाव कर रही है। अब आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गरमाने की संभावना है, खासकर जब राज्य में चुनावी माहौल और राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। फिलहाल तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर बिहार की राजनीति को केंद्र में ला दिया है और जनता के बीच वित्तीय स्थिति, भ्रष्टाचार और विकास को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब की राजनीति और धार्मिक सामाजिक माहौल में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में एक बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान माता सीता और लव कुश को समर्पित भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक संगठनों तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ये घोषणा उस समय की गई जब अरविंद केजरीवाल अयोध्या से रामलला के दर्शन करके वापस लौटे थे और अमृतसर में आयोजित एक भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। उन्होंने दावा किया कि यही वो भूमि है जहां भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और यही माता सीता और लवकुश से जुड़ी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि अब अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के पास ही माता सीता और लवकुश का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने इसे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दुनिया भर के राम भक्तों और माता सीता के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा तोहफा बताया है। इस घोषणा के समय मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे, जिससे यह ऐलान और भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केजरीवाल ने अपने भाषण में आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही कई मंदिरों के पुनर्विकास और तीर्थ यात्रा योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे लोगों को धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में आसानी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी और इस घोषणा के साथ ही पंजाब में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा है और सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार धार्मिक घोषणाओं के जरिए जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी समर्थकों का कहना है कि ये कदम सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
अमृतसर का धार्मिक महत्व पहले से ही बहुत अधिक माना जाता है। यहाँ हरमंदिर साहिब और काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे वाल्मीकि तीर्थ स्थल जैसे कितने प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद है, जो देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। और ऐसे में माता सीता और लव कुश मंदिर की घोषणा इस शहर की धार्मिक पहचान और भी व्यापक होने की संभावना जताई जा रही है। और विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घोषणाएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी देती हैं। एक तरफ ये सरकार की सांस्कृतिक नीतियों को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ इससे वोट बैंक की राजनीति को भी मजबूती मिल सकती है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ये परियोजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं और इसका असर कितना जमीनी स्तर पर पड़ता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा ने पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और अमृतसर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक रणनीति के इस मिश्रण ने नई बहस को जन्म दे दिया है, जो आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।